तो ये बच्चों इसी में नेक्स्ट फॉर्म हम देखते हैं जहां पे हमारे पास लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स हों। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4 अपॉन, और यहां पे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है x² इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर एंड dx। ठीक है, तो आप यहां क्लियरली देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहला काम हम तो ये देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 3, डिनोमिनेटर की डिग्री 4, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई x² और x माइनस 2 होल स्क्वेयर, और इसको हम लोग लिखेंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन x² प्लस c अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस d अपॉन x माइनस 2 स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां पे भी हमारी बात आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, क्या लास्ट मेथड में जो हमने शॉर्टकट देखा था क्या वो यहां पे काम करेगा? तो देखिए यहां से अगर हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि काम आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पे अगर x को इज इक्वल टू 0 करते हैं तो यहां से हमारे पास क्लियरली x इज इक्वल टू 0 आया। अब फैक्टर तो हमारे पास x है, ठीक है, और यहां पे देखिएगा तो x इंटू एक्स 2 फैक्टर्स हैं। तो आप किसको हटाइए, x को, मतलब इसको हटाइए, पूरा x² हटाइए या सिर्फ एक x हटाइए। एक x हटाइएगा तो आपके काम आएगा नहीं क्योंकि एक x और रह जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है जितना ये लास्ट वाला फॉर्म था। तो ऐसे केस में हम जो मेथड यूज करेंगे, तो याद कीजिए लास्ट केस में भी, लास्ट फॉर्म में भी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपना देखा था, है ना। तो देखिए कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने से पहले सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे आपके पास टर्म बनेगा a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहां बन जाएगा b इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस c इंटू x² इंटू एक्स माइनस 2 एंड प्लस d इंटू x²। तो ये एक्सप्रेशन आपका बना। तो अभी हमारे पास जो न्यूमरेटर दोनों LHS और RHS में है वो बेसिकली सेम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सबके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आइए एक बार देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू a टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर प्लस b टाइम्स x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस c टाइम्स x² इंटू एक्स माइनस 2 एंड प्लस d टाइम्स x²। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए एक तो तरीका है कि हम कुछ x की वैल्यूज इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करें सच दैट हमारे पास वैल्यूज मिल जाएं, या फिर दूसरा तरीका है कि हम क्या कर लें, कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर लें, है ना। तो यहां पे अगर मैं देखूं कि x इज इक्वल टू 2 अगर मैं रखता हूं, x इज इक्वल टू 2, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्लियरली हमें d की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम x इज इक्वल टू 2 रख के d की डायरेक्ट वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 रखोगे आप तो ये 8 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहां से आपके पास मिल गया 4d। तो यहां से देखिएगा तो d की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो b की वैल्यू हमें बड़े आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो यहां पे बन गया 4, और ये बन गया आपके पास 0 प्लस 4b एंड प्लस 0, तो यहां से b की भी वैल्यू आ गई 1।
तो देखिए बी और डी तो बड़े आसानी से मिल गया हमें। अब बात आती है हमें ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक तो तरीका होगा कि हम कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके कर लें, है ना। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देख लें, तो अगर हम एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखते हैं तो हम यहां से देखें तो यहां से एक एक्स क्यूब का टर्म बनेगा और यहां से एक एक्स क्यूब का टर्म बनेगा। यहां से एक्स क्यूब का टर्म ए है, यहां से एक्स क्यूब का टर्म सी है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए प्लस सी आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर में तो सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, हर टर्म से आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर देखें कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखिए कहां कहां से आएगा। कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं, कांस्टेंट टर्म तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। कांस्टेंट टर्म लाने के लिए आपको x इज इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 0 का काम तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो यानी एक तो ये मेथड हो गया कि आपके पास कोएफिशिएंट्स इक्वेट करना। लेकिन जब हम दो वैल्यूज ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं तो बाकी की दो वैल्यूज भी हम x की कोई वैल्यूज रख के निकाल लेते हैं। सबसे आसान वैल्यूज क्या क्या होती हैं, 1 होता है, -1 होता है, 0 होता है। 0 हम ऑलरेडी रख के कर ही चुके हैं काम। तो एक काम करते हैं ना, x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 1 रखा हमने तो इधर बन जाएगा हमारा 1 - 2 + 4, है ना। और यहां पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा a, और यहां पे आपके पास बन जाएगा +b। यहां पे आप देखो तो ये बन जाएगा -c, है ना, एंड +d, ठीक है। तो क्लियरली आप देखो तो यहां से आपको b और d की वैल्यू 1 और 1 पता थी, है ना। b और d की वैल्यू 1 और 1 पता थी, तो a - c की वैल्यू निकल जाएगी। तो a - c की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। a - c की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, इसको इस तरफ ले जाइएगा तो आपके पास a - c की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका और दूसरा पार्ट है कि आप x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, ठीक है। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो यहां से एक आ रहा है और एक यहां से आ रहा है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अगर हम इक्वेट करते हैं तो इधर 1 है और इधर आपके पास a + c है, ठीक है। तो यहां से क्लियरली आपका a - c भी 1 आ गया, a + c भी 1 आ गया। तो यानी हम क्लियरली यहां से बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 0। तो a, b, c और d सबकी वैल्यूज निकल गई, ठीक है। जब सबकी वैल्यूज निकल गई तो इंटीग्रेशन हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो i हो गया हमारा इंटीग्रल, a की वैल्यू थी 1/x, b की वैल्यू थी 1 तो ये बन जाएगा 1/x², c की वैल्यू थी 0 तो c वाला टर्म हटा देते हैं, और d की वैल्यू थी 1 तो ये बन जाएगा 1/x - 2² dx। और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपके पास ln mod x - 1/x - 1/x - 2 एंड +c, ठीक है। तो आइडियली जो हमने यहां पे मेथड अप्लाई किया वो हमारा स्टैंडर्ड मेथड ही है, ठीक है, जो हमने पहले वाले फॉर्म में देखा था, ठीक है। तो करना स्टैंडर्ड मेथड से ही है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस अगर आप अच्छे से करो तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पे हमने अपने मेहनत को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर लिया बाय आइडेंटिफाइंग फ्यू कॉम्बिनेशंस, ठीक है। चलिए तो एक और एग्जांपल लेते हैं, और जैसा कि हमने लास्ट में किया था, लास्ट क्वेश्चन में किया था कि आप इस एग्जांपल में पहले वीडियो पॉज करना, इसको अटेम्प्ट करना, और फिर आप कंपेयर करना कि आपने जो आंसर निकाला और जो यहां पे आंसर दिया हुआ है वो आंसर सेम है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रल से x + 1 अपॉन x² इंटू x - 1 dx, ठीक है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शन जो दिया हुआ है या रैशनल टर्म एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है x + 1 अपॉन x² इंटू x - 1 दिया हुआ है ना। तो ये जो फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, a/x प्लस
b अपॉन एक्स स्क्वेयर एन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a x इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर हमारा बन गया एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, दोनों के न्यूमरेटर्स को इक्वेट कर देते हैं, तो x प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एन प्लस सी एक्स स्क्वेयर। तो अब अगेन हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम ज़्यादा आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो क्लियरली देखिए, आप x इज इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो आपका ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो 0 पुट किया हमने तो LHS 1 आ गया, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा माइनस b एन प्लस 0, तो यहाँ से देखो आप b की वैल्यू आ गई माइनस 1, बहुत आसानी से निकल गया। अब अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया आपने तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो 1 पुट किया तो LHS आपका 2 हो गया, ये टर्म 0, ये टर्म 0, और यहां से c की वैल्यू आ गई आपकी क्लियरली 2। अब b और c निकल गया, a निकालना है हमें। a निकालने के लिए अगर आप ध्यान दो तो इधर एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 0 है, और यहां से एक्स स्क्वायर बनाने वाले जो टर्म्स हैं वो सिर्फ ये और ये है। ठीक है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ से इक्वेट करें तो इधर आपका LHS में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, RHS में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा वो बन जाएगा a प्लस सी। सी की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, तो a इज इक्वल टू आ गया -2। देखिए a, b और c तीनों वैल्यूज निकल गई, तो हमारा i जो बन जाएगा वो बन जाएगा अब a दैट इज -2 अपॉन एक्स प्लस b दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस c दैट इज 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दिया। अब फाइनल आंसर हम क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा -2 ln mod x माइनस, तो ये बन जाएगा +1 अपॉन एक्स एंड +2 ln mod x माइनस 1 प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप आप सबने जिन्होंने पॉज करके वीडियो ये सोल्यूशन बनाया होगा और फाइनल आंसर निकाला होगा, हूबहू सेम टू सेम आपका भी यही आंसर आया होगा।